नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 में। और आज यहाँ पे रहने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन है, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो भाई यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। टोटल कितनी लड़कियां हैं? टोटल क्लास में लड़कियां हैं 21 लड़कियां। और यहाँ पे बात हो रही है कि मोनिका 4 स्थान किस ओर खिसकी है? दाईं ओर खिसकी है। और उसका जो स्थान दिया गया है वो बाईं ओर से दिया गया है। तो वो दाईं ओर 4 स्थान खिसक के कितनी हुई थी? 12वीं हुई थी। यानी कि पहला उसका स्थान क्या रहा होगा? तो 8 रहा होगा। ठीक है, जब उसका पहला स्थान 8 रहा होगा और टोटल लड़कियां हमारे पास कितनी थी? 21 थी। तो दाईं ओर से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो टोटल में से क्या करते हैं? टोटल में से माइनस कर देते हैं जिस साइड से आपको क्या दी गई हो, स्थिति दी गई हो, और उसमें से क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 - 8 = कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसकी जो स्थिति है वो पहले स्थिति पूछी थी, इसलिए इसकी पहली स्थिति क्या हो जाएगी? इसकी पहली स्थिति हो जाएगी 14वीं। ठीक है, अगर इसकी वर्तमान स्थिति पूछी गई होती तो वर्तमान स्थिति आप लोग कैसे फाइंड करते? 21 टोटल लड़कियां हैं और इसमें से क्या कर देते? अभी जो वर्तमान स्थिति है वो इसकी स्थिति क्या है? बाएं सिरे से 12वीं है, तो इसमें से 12 माइनस कर देते और +1 कर देते, तो इसकी वर्तमान स्थिति फाइंड हो जाती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं कि यहाँ पे 20 है और इधर 2 और 4 है। इसी प्रकार 3, 9 और 90 में क्या है? रिलेशन है। उसी प्रकार हमें क्या फाइंड करना है? 1, 5 और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर इस रिलेशन से आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो पहला क्या है? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे 4 और 2 है। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इनको प्लस करके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया है? 20 आ गया है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करें तो 9 होता है और 9 का स्क्वायर करें तो 81 होता है, और इनको प्लस करके कितना आएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो ये टोटल करके कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 26। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? ये क्या है? वंडरफुल है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर वर्णमाला के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले इनमें से आएगा डी, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा एल, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा ओ, आर, यू और डब्ल्यू। तो भाई वो कौन सा अक्षर है जिसका कि स्थान क्या है? अपरिवर्तित है। तो ये तो चेंज हो गया है, ये भी चेंज हो गया है, ये भी चेंज है। तो जिसका स्थान अपरिवर्तित है वो क्या है? यू है। ठीक है, तो इनमें से कितना अक्षर है? तो ये एक ही अक्षर है जिसका स्थान क्या हुआ है? अपरिवर्तित हुआ है। बाकी क्या है? सब अलग अलग स्थान पर चले गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो भाई सबसे पहले क्या आ जाएगा? सार्थक क्रम कैसे बनेगा ये? सबसे पहले होता है, इनमें से देखा जाए तो लेखक होता है। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? कथानक होता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद उपन्यास होता है, 1 आ जाएगा। बस उसके बाद क्या होता है? प्रकाशित होता है। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? अगर प्रकाशित हो गया उसके बाद क्या होता है? पुरस्कार दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इनका सार्थक क्रम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सार्थक क्रम? 2, 4, 1, 5, 3। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 5, 3। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE का कोड MQVI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे पहले LOSE का कोड देख लेते हैं किस प्रकार बना है। तो LOSE कैसे लिखा गया है, MQVI लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो L का जो M के साथ संबंध है, L का नंबर होता है 12 और M का होता है 13, यानी कि इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। O होता है 15वें नंबर पे और Q होता है 17 नंबर पे, तो इसमें कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार S होता है 19वें नंबर पे और V होता है 22वें नंबर पे, तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो इसमें प्लस हुआ है 3। ठीक है, E आता है 5वें नंबर पे, I आता है 9वें नंबर पे, तो इसमें कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होगा, गेन के लिए भी क्या होगा, कोड लिया जाएगा। तो गेन के लिए देख लेते हैं, G का नंबर होता है 7, तो 7 में कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आता है, H। A का नंबर होता है 1 और इसमें प्लस करना है हमको 2, 2 प्लस करके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 किसका नंबर होता है, C का नंबर होता है। I होता है 9 नंबर पे और इसमें अगर +3 किया जाए तो आएगा 12 और 12वां नंबर होता है L का। ठीक है, N का नंबर होता है 14 और इसमें अगर 4 प्लस किया जाए तो ये हो जाएगा 18 और 18 नंबर होता है R का। तो गेन के लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा HCLR। ठीक है, तो HCLR हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 3 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग 5824 है, संख्याओं का योग कितना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई मान लेते हैं कि क्या संख्या क्या होगी, 3x होगी और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 4x होगी, है ना। अब इनका क्या बोला है, घनों का योग बोला है, यानी कि इनका क्यूब बोला है। तो क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x³ और प्लस 64x³ और इनका योग कितना है, इनका योग आया है 5824। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इनको अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 91x³ हो जाएगा और इधर कितना है, 5824 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम x³ की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 64। ठीक है, तो x³ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि नंबर क्या था हमारे पास, हमने नंबर लेट किया था कि 3x होगा और 4x होगा। ठीक है, और हमें इसका योग बताना है, x की वैल्यू आई है 4, तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है और 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा 16 + 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी। तो यहाँ पे पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे है 6 4 8 और 20, यहाँ पे 7 9 26 8 6 5 12 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो पहले का रिलेशन देख लेते हैं कि पहले किस प्रकार संबंधित हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इनको अगर प्लस करें 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा और +8 18 और 2 प्लस किया जाए तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 9 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 + 5 हो जाएगा 11 और 11 + 12 हो जाएगा 23 और 23 + 2 कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 23 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि इसका अर्थ घटाना है, इसका अर्थ जोड़ना है, इसका अर्थ गुणा है और इसका अर्थ क्या है, विभाजित है, तो ये हमें क्या दिया है, इक्वेशन दी है जिसको कि सॉल्व करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं 27
इसका अर्थ है +81, इसका अर्थ है डिवाइड 9 और इसका अर्थ है -6। ठीक है, तो बॉड मास थ्योरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, तो 9 9 ज़ा 81 होता है, +27 है और -6 है, तो 27 + 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 - 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a/b = है 1/2। तो a+b/a-b का मान होगा। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमारे पास इक्वेशन दी है a+b/a-b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम a/b लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से b को कॉमन ले सकते हैं। जब b कॉमन आएगा तो b बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा a/b +1 और यहाँ पे भी बचेगा a/b -1। तो इस प्रकार से कुछ हमारी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ से अगर देखा जाए हमारी इक्वेशन बन जाएगी, b बाहर है, a/b +1 अपॉन b a/b -1। ठीक है, b दोनों में कॉमन है तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a/b की वैल्यू है 1/2 +1 और a/b की वैल्यू है 1/2, इधर है -1। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। पहला वाला बनेगा 3/2 और दूसरा वाला बनेगा -1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र के दोगुनी उम्र का है। 20 साल पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था। उनकी वर्तमान उम्र क्या है। जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहला इक्वेशन क्या है कि एक पिता अपने पुत्र के दोगुनी उम्र का है। ये सन है, ये फादर है। यहाँ पे बोला गया है कि ये फादर क्या है, दोगुनी उम्र का है। ठीक है, अपने सन से 20 साल पहले क्या था, 20 साल पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, यानी कि वह अपने पुत्र से कैसे था, 12 गुना था। ठीक है, यहाँ पे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। दोनों के डिफरेंसेस अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। तो जो ये 1 है इसको करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई, और 12 - 1 होता है 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 से। ठीक है, तो ये बनेगा 1 और 12, क्योंकि इनको 1 से मल्टीप्लाई करना था और नीचे था उनको 11 से मल्टीप्लाई करना था, तो 11 आ जाएगा, 11 2 ज़ा 22 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने थे, 20 साल पहले की बात है। ठीक है, डिफरेंसेस कितना है, 20 साल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 10 है। 10 को अगर डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वह हमें चाहिए वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र है ये, इससे अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 2 ज़ा 22 और 22 2 ज़ा 44, यानी कि पिता की उम्र क्या है, 44 है और पुत्र की उम्र क्या है, 22 वर्ष है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर है तथा किस दिशा में है। तो चलिए दोस्तों, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, ये होता है साउथ यानी कि दक्षिण और ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। राम क्या करता है कि पश्चिम की ओर 10 मीटर चलना शुरू करता है, उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो पूछा जा रहा है कि वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 20 मीटर और किस ओर है वो दूरी है उत्तर की ओर। तो राम अपने मूल बिंदु से 20 मीटर उत्तर की ओर दूर है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है। गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सुमन कविता से लंबी है, यानी कि सुमन तो क्या है, कविता से लंबी है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जो नाम शुरू में दिए हो पहले उन्हीं से रिलेटेड क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है कि उनसे और क्या दिया गया है। तो यहाँ पे बात हुई है कि पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है, यानी कि कविता से छोटी तो कौन है, पूजा भी कविता से छोटी है। अब यहाँ पे एक और नाम दिया है कि पूजा से छोटी और कौन है, गीता है, तो यानी कि गीता इससे भी छोटी हो गई। और यहीं पे दिया था कि सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है, यानी कि राधा क्या हो गई, सुमन से भी लंबी हो गई। अब यहाँ पे बोला है कि यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगा। तो मध्य में कौन है, मध्य में है कविता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पी बाएं से कौन से स्थान पे है, 14 स्थान पे है, ठीक है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पे है। और यदि पी और क्यू के बीच में कुल 4 बच्चे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है, टोटल निकालने के लिए किया जाता है, जो बाएं से स्थान हो और दाएं से स्थान हो उनको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और एक माइनस किया जाता है। और तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस तब किया जाता है जब एक ही व्यक्ति की बात हो। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति की बात की गई है। तो पी का स्थान कितना है, 14 है। क्यू दाएं ओर से 7वें स्थान पे है तो 7 है। और इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, इन दोनों के मध्य 4 बच्चे हैं। तो टोटल पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो गए, 14 + 7 = 21 + 4 = 25। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 बालक क्या है, पंक्ति में है। अगला क्वेश्चन है, यदि PRINT को RUMSZ द्वारा कोडित किया जाता है तो DRINK का कोड क्या होगा। ठीक है, P होता है 16 नंबर और R का होता है 18 नंबर, यानी कि इसमें क्या किया गया है, 2 को ऐड किया गया है। R होता है 18 नंबर और U होता है 21 नंबर। तो यहाँ पे कितना किया गया है, 3 को ऐड किया गया है, यानी कि 3 नंबर बढ़ाया गया है। I होता है 9 नंबर, M होता है 13 नंबर, यहाँ पे 4 ऐड किया गया है। N होता है 14 नंबर, S होता है 19 नंबर, यहाँ पे 5 ऐड किया गया है। और T होता है 20 नंबर और Z का होता है 26, तो यहाँ पे 6 ऐड किया गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, DRINK को क्या लिखा जाएगा, D का नंबर होता है 4, R होता है 18, I होता है 9, N का होता है 14 और K का होता है 11। इसमें से अगर 4 में अगर 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। और 6 नंबर होता है किसका, 6 का नंबर होता है F का। ठीक है, 18 में अगर 3 ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 21 नंबर होता है U का। 9 में अगर 4 ऐड किया जाए 13 हो जाएगा और 13 नंबर होता है M का। 14 में अगर 5 ऐड किया जाए ये आएगा 19 और 19 होता है S का नंबर। इसमें 6 ऐड किया जाए तो हो जाएगा 17 और 17 नंबर होता है Q का। तो जो कोड बनेगा ड्रिंक के लिए वो बनेगा FUMSQ। तो FUMSQ किसका है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो जो DRINK के लिए कोड बनेगा वो बनेगा FUMSQ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न 15 और 16 के लिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग्स आर मैड के लिए DIL लिखा जाता है, रिमूव मैड डॉग्स के लिए CLD लिखा जाता है, रिमूव बैड डॉग्स के लिए CKD लिखा जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि मैड डॉग्स आर बैड के लिए क्या लिखेंगे। तो सबके लिए पहले कोड ढूंढ लेते हैं। तो पहले देखना पड़ता है इनमें कि कॉमन, कोई भी 2 सेंटेंस उठाओ और उनको कॉमन देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में पहला तो रिमूव कॉमन है, उसके बाद डॉग्स कॉमन है। ठीक है, और इन दोनों में देखा जाए तो क्या कॉमन है,
इन दोनों में मैड कॉमन है, ठीक है, और डॉग्स कॉमन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉग्स क्या है, तीनों में है, और तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो तीनों में जो नंबर कॉमन है वो है डी, यानी कि डॉग्स का जो कोड हो गया वो क्या हो जाएगा, डी कोड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले और थर्ड वाले में देखें तो डॉग्स का तो डी मिल गया है। अब रिमूव दोनों में कॉमन है, तो दोनों में और क्या नंबर कॉमन है, सी कॉमन है, यानी रिमूव के लिए कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा कोड है, सी कोड है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में डॉग के साथ साथ मैड भी कॉमन है, तो डॉग्स के लिए तो डी कोड आ गया। उसके बाद मैड के लिए क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन है एल, तो यानी कि मैड का जो कोड है वो है एल। उसके बाद बचा पहले वाले सेंटेंस में आर, तो डी तो किसका कोड है, डॉग का है, एल मैड का है, तो आर का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और बैड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। हमें पूछा गया है कि मैड डॉग्स आर बैड, इसके लिए क्या लिखेंगे, तो मैड का तो क्या हो गया, मैड का हो गया है एल, और डॉग्स का हो गया है डी, और आर के लिए क्या आया है आई, और बैड के लिए क्या आया है के, तो एल डी आई के, तो इसके लिए क्या कोड हो जाएगा, एल डी आई के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं इसी पे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि आर के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अक्षर क्या है, तो यहाँ पे आर के लिए क्या अक्षर आया था, आर के लिए आया था आई, ठीक है, तो यहाँ पे आर के लिए क्या आ गया था, आई आ गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बी ई जे के को कोड में लिखा जाता है ए डी एफ जे, तो पी एस बी वाई के लिए क्या कोड होगा, तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ए बी में 1 माइनस करने पे ए आएगा, ई में 1 माइनस करने पे डी आएगा, जी में 1 माइनस करने पे एफ आएगा, और के में 1 माइनस करने में जे आएगा। इसी प्रकार पी में 1 माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा, एस में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वी में 1 माइनस करेंगे तो यू आएगा, और y में 1 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। तो जो इसके लिए कोड बनेगा वो बनेगा ओ आर यू एक्स, तो ओ आर यू एक्स तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है के अपॉन टी को इसका कोड क्या है, 11/20 है, तो जे और आर का कोड क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी साफ दिख रहा है कि के का नंबर होता है 11 और टी का नंबर होता है 20, इसी प्रकार जे का नंबर होता है 10 और आर का नंबर होता है 18, तो इसके लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा 10/18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज की शीट को मोड़कर घन बनाया जाए, तो यहाँ पे है, तो कौन सा घन बनाया जा सकता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 का ऑपोजिट क्या होता है, 6 होता है, और 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 3 का ऑपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। 5 का ऑपोजिट होगा 6, 1 का ऑपोजिट होगा 4, और 3 का ऑपोजिट होगा 2, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो पहला जो डायग्राम है वो उसमें लिखा है 5 6 और 1, ठीक है, 5 6 और 1, तो 5 6 तो साथ में आ गए, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। फिर 5 2 और 1, ठीक है, 5 2 और 1, तो ये सारे ऑपोजिट है, 5 का उल्टा 6 है, 1 का उल्टा 4 है, 2 का उल्टा 3 है, तो ये बनाया जा सकता है। अगला है 1 4 6, तो 1 और 4, तो 1 4 तो साथ में आ गए, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। 2 3 और 1, तो 2 3 भी साथ में आ गए, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो जो घन बनाया जा सकता है वो कौन सा है, ऑप्शन बी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे श्रृंखला जो चल रही है ए जेड सी एक्स ई वी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए का उल्टा क्या होता है, वर्णमाला में जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ई का उल्टा वी होता है। तो इसी प्रकार हमने कैसे वर्ण लेने हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो यहाँ पे ऑपोजिट दो दिख रहे हैं, एक तो जी और टी दिख रहा है और एक एच और एस दिख रहा है, ठीक है। इसमें दूसरी तरीके से देखा जाए तो ए जेड है, सी एक्स है और ई वी है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ए में अगर 2 प्लस करेंगे तो सी आएगा, सी में 2 प्लस करेंगे तो ई आएगा, और ई में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जी आएगा, ठीक है। वहीं जेड में क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो एक्स आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो वी आएगा, और इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी और टी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि LIGHT का कूट लेखन GILTH किया जाता है तो RAINY का कूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट के 3 लेटर हैं इनको उल्टा कर दिया गया है, तो GIL हो गया है, और लास्ट के 2 को भी यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया है। तो इसी प्रकार RAI क्या हो जाएगा, IAR हो जाएगा, और NY क्या हो जाएगा, YN हो जाएगा। तो इसके लिए जो कूट बनेगा वो बनेगा IARYN। तो IARYN क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। पहला कथन है सभी गाउन शर्ट हैं। तो सभी गाउन क्या है, शर्ट है। और सभी और कुछ शर्ट क्या है, कोट है। तो कुछ शर्ट क्या है, कोट है। और सभी कोट क्या है, कपड़े हैं। तो सभी कोट क्या है, कपड़े हैं। अब निष्कर्ष है कुछ गाउन कपड़े हैं। तो यहाँ पे गाउन और कपड़े के लिए रिलेशन में कोई भी बात नहीं की गई है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा है कुछ कपड़े शर्ट हैं। तो कुछ कपड़े क्या हैं, शर्ट हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है, केवल निष्कर्ष 2 क्या करता है, अनुसरण करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं, और निष्कर्ष है अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। दूसरा निष्कर्ष है उचित प्रबंध वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। तो भाई कथन को पहले ढंग से पढ़ लें कि कथन क्या दिया हुआ है, वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं, और निष्कर्ष पहला है कि अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। तो यहाँ पे भाई अच्छा प्रबंधन की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे बोला गया था कि खराब प्रबंधन के कारण क्या हो रही हैं, कंपनियां खत्म हो रही हैं। तो ये पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है उचित प्रबंध वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया था कि खराब प्रबंधन के कारण ही क्या हो रही हैं, कंपनियां खत्म हो रही हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो निष्कर्ष 2 है वो क्या करता है कि वो निष्कर्ष 2 क्या है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। दूसरा कथन है विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। तो निष्कर्ष है पहला है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। तो यहाँ पे बात की गई थी कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व है। कभी भी जब दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने तरीके से निष्कर्ष नहीं बनाएं, जितना कथन में दिया गया है उसी प्रकार से अपना निष्कर्ष बनाना चाहिए। यहाँ पे केवल सुरक्षा की बात की गई। सुरक्षा किसका दायित्व है, केंद्रीय सरकार का दायित्व है। तो यहाँ पे भारतीय संग्रहालय के विषय में ये बात नहीं की गई है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इसकी भी बात नहीं किया गया है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक जो संपत्ति का संरक्षण है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कथन है कोई बच्चे मतदाता नहीं है। निष्कर्ष है सभी प्रौढ़ मतदाता हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई मतदाता बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पे बात है कि कोई बच्चे मतदाता नहीं हैं। तो पहला है कि सभी प्रौढ़ मतदाता हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है कोई मतदाता बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ पे है कि कोई बच्चे मतदाता नहीं है, तो कोई मतदाता बच्चे नहीं है। तो ये कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, तो हमारा राइट हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 क्या होता है, लागू होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।